आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। रात के 9:03 हो चुके हैं और रात को 9:02 पे आप तक प्रोग्राम दिन भर पहुंचाने मेरे साथ ताउन करें लज्जत मसाले। और आपको नाज़रीन बताते चलें, दिन भर में हम देश दुनिया के कुछ बड़े मामला पे नज़र रखते हैं। फिलहाल आज का दुनिया का सबसे बड़ा मामला, यूँ कहीं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मामला अमेरिका, अडानी और हिंदुस्तान होना चाहिए था। अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ का लॉ डिपार्टमेंट बोल रहा है कि अडानी भैया तो अमेरिका में भी बड़ा कुछ पंगा कर चुके हैं और पंगा करने के बड़े सबूत हैं। हिंदुस्तान के कुछ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के उनके पास उसमें इन्वॉल्वमेंट का अमेरिका चाचा बोल रहा है, अंकल साम बोल रहा है कि अडानी भैया तो उधर हिंदुस्तान में क्या, इधर भी हमको गोरों को भी अंगूठा दिखा चुके हैं। और इसी अडानी भैया पे हिंदुस्तान में सरकार के खिलाफ कांग्रेस जमकर नारेबाजी भी करती है, पार्लियामेंट में जाने की बात भी करती है, लेकिन सरकार है कि अडानी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और टस से मस होने की बात तो दूर, अडानी का नाम सुनने, अडानी के नाम के हवाले से कोई बात सुनने तक भी गवारा नहीं करी। लेकिन इस सब के बीच में अडानी, अंबानी और अमेरिका, ये सारे मामला एक तरफ, लेकिन सबके बीच में जब कल ही पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था तो हिंदुस्तान में आईन के बाबा आईन जिसे कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर, उनका नाम जब लिया गया तो मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का जो बयान है उसने कांग्रेस को तीखे वार पर इस्तेमाल भी किया। आज कांग्रेस उसको लेकर अंबानी अडानी के तस्वीर को लेकर राहुल और प्रियंका की मौजूदगी में पार्लियामेंट हाउस के बाहर जमकर एहतजाज किया और एहतजाज करते हुए बताया कि बाबा राव अम्बेडकर की कल तौहीन की गई और ये तौहीन करने वाले मुल्क के वजीर दाखिला थे, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। कांग्रेस का आज का दावा और उसके साथ साथ ये मुतालबा भी था, उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। और इस्तीफ़े की मांग करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के कौमी सदर भी हैं, उनने बताया कि जितनी बार अडानी ने बताया था कि आप अम्बेडकर का नाम ले रहे थे, इतनी बार भगवान का लिया होता तो जीत ही जीत तुम्हारी होती। और फिर उनके बकौल इस तरह से उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनकी तौहीन की है। और इस पर अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन ज़रा पहले खड़गे साहब को सुनते हैं। उन्होंने आज की इस पार्लियामेंट में जो राहुल गांधी और प्रियंका की मौजूदगी में जो मुजाहरा हुआ उस दौरान मीडिया से बात करते हुए उनका मामला और मुतालबा क्या था, सुनिएगा। कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे। आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के कौमी सदर और पार्लियामेंट हाउस के बाहर जमकर मुजाहरा और जमकर मुतालबा, और इस मुतालबे में वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस्तीफ़ा देने की मांग की। लेकिन बाद दोपहर करीबन 5 बजे अमित शाह बड़ी मुद्दत बाद मीडिया के सामने आए। सवाल जवाब, यूजुअली वो मीडिया में ही रहते हैं, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला था। और सवाल जवाब के सिलसिले में अमित शाह से जब पूछा गया कि इस्तीफ़ा की, तो अमित शाह ने इस्तीफ़ा वगैरह जम्मू कश्मीर जितने मामला थे उन पर कोई बात नहीं की। अम्बेडकर करते हुए बोला कि उन्होंने कोई तौहीन नहीं किया है और ये कांग्रेस वालों की आदत है। अमित शाह के मुताबिक कांग्रेस वालों को तो पुरानी आदत है, आज की नई बात नहीं है। ये गलत डिस्टॉर्ट हिस्ट्री करते हैं या बयानात को डिस्टॉर्ट करते हैं और गलत तरीके से पास करते हैं। ज़रा अमित शाह को भी थोड़ा सुन लीजिएगा, उसके बाद कश्मीर के उस मुद्दे पे आएंगे जो आपसे मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। मुझे आनंद होता
अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्व से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको मेरे भाषण को एडिट करके तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। ये बता रहे थे अमित शाह। मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज बड़ी मुद्दत बाद मीडिया के सामने अमित शाह आए और मीडिया ने कुछ सवाल किए, लेकिन अब आपको नाज़रीन बताते चले सवाल उधर थे, सवाल कश्मीर में भी, और कश्मीर में ज़मीन का मुद्दा है और उस ज़मीन के मुद्दे को लेके आज दिल्ली में भी खबरें बड़ी चल रही थी। आज दिल्ली में बाद दोपहर से लेकर खबरें थी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वज़ीर दाखिला से मिल रहे हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में या क्या कुछ होने जा रहा है अभी बाहर निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन श्रीनगर में इस मीटिंग से पहले ही महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाद दोपहर श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर खुर्शीद आलम की मौजूदगी में महबूबा मुफ्ती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो इंकशाफ नहीं कहेंगे, बल्कि वो सवाल था जो जम्मू कश्मीर के हर शहरी के साथ जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर कश्मीर में बनाए जा रहे रिंग रोड, सड़कें, रेल प्रोजेक्ट्स, इन सब पर उमर अब्दुल्ला सरकार से वजाहत चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजौरी बारामूला सड़क, गांदरबल गलंदर रिंग रोड और नए जनूबी कश्मीर में जो नए रेलवे प्रोजेक्ट हैं, टाउनशिप्स बनाने की जो शहर में बात करते हुए बताया कि हमें तो शुबा है, आपको नहीं है उमर साहब? अगर नहीं है तो बताइए किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि महकमा आप ही के पास आता और आप वज़ीर आला हैं, आपके पास महकमा भी है वज़ीर आला में। तो बताइए उमर साहब, जो लाखों कनाल ज़मीन इसके नीचे आ रही है, क्या उससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा? अगर हम तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं, महबूबा मुफ्ती ने बताया, लेकिन तरक्की के नाम पे हमारे यहाँ सियासत की जा रही है। कहें शुबात है उनको, ये शुबात क्या है? बहुत से आम कश्मीरी उसको अक्सर बयान करते रहते हैं, उनको क्या शुबा है इन टाउनशिप्स में, क्योंकि कौन रहेगा इन टाउनशिप्स में, कहाँ से आएंगे वो लोग, किधर के होंगे और कैसे बनाए जाएंगे, ये बहुत बड़ा शुबा है। क्योंकि दिमाग में बहुत वक्त से जो हालात के बाद जो सिचुएशन बनी है उसमें बहुत से ख्यालात उठते रहते हैं, तो लोगों को कुछ अपने भी ख्यालात हैं। महबूबा मुफ्ती ने ख्यालात की बात करते बताया कि ये सारा जो मामला है इस पर उमर अब्दुल्ला वजाहत तो करें। मैं खुसूसी तौर पर जिक्र करना चाहती हूँ, एक तो राजौरी बारामूला हाईवे प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में है, दूसरा जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है जो गालंदर से लेके गांदरबल तक है, और तीसरा रेलवे का जो एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारी लाखों कनाल, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इसके जद में आ रही है। उसके साथ साथ हमारे जंगल, लाखों के तादाद में हमारे पेड़, जिसमें देवदार के पेड़ हैं, हमारे आबी वसाइल जैसे हमारे स्प्रिंग्स होते हैं छोटे छोटे, और तो जब आप ये सड़कें बनाते हैं उसमें वो भी, और माइनिंग, जहां जहां भी ये सड़कें बनेगी इसका काम होगा, वहां जितने भी दरिया होंगे, नाले होंगे, नेचुरली आपने देखा कि माइनिंग की वजह से यहाँ हमारी कितनी बर्बादी हो रही है। माइनिंग करते हैं उससे ये होता है कि पानी की लेवल नीचे जा रही है दिन ब दिन। जो हमारे बागात हैं, हमारे ऑर्चर्ड्स हैं, हमारे फार्म्स हैं, उसमें आबपाशी के लिए पानी भी नहीं होता है। तो इसका ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसमें राजौरी से लेके तकरीबन शुपियन हो, बडगाम हो, गांदरबल हो, पुलवामा हो, बारामूला हो, शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इफेक्ट नहीं होता है, जिसकी जमीन खासकर एग्रीकल्चर लैंड इसमें नहीं जा रहा है। आप जानते हैं मिलिटेंसी जब पीक में थी, हालात खराब थे हमारे। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस दौरान उन्होंने कुछ तीखे वार भी की। उमर अब्दुल्ला पे बराह रास्त वार करते हुए बताया, वो कश्मीरी कहावत भी दोहराई, नफोक सुमने तमाते घाट मो पाओ। ये आमतौर पे कश्मीरी कहावत है जो मेरे कश्मीरी नाजरीन समझ आएंगे। ये बाहर के जो मेरे इंटरनेशनल या नेशनल सामीन हैं, नाजरीन हैं, उनके लिए बताता हूँ। इसका मतलब यही है कि भाई साहब मुझे उम्मीद तो नफ़े की थी, ये नुकसान का मुझे यकीन नहीं था और आपकी इस वजह से नुकसान हो रहा है। साफ जाहिर है एक बड़ा मुद्दा है 370 जो आस्ता आस्ता बुलाए की कगार पे है।
यानी डगर पे है। कगार हिंदी का लफ्ज़ है, उसका मतलब है डगर पे है। अब वो किस्से कहानियाँ, किस्से पारीना जिसे कहते हैं, उसको बनाने की कोशिश कर रही है। ताहम हम हैं, याद दिलाते रहेंगे। लेकिन याद दिलाने की कोशिश तारिक हमीद करा ने भी की। और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के रियासी सदर तारिक हमीद करा आज जम्मू के शहीदी चौक में अपने कारकुनान और रमन बल्ला के साथ नजर आए। और दूसरे कारकुनान में के साथ एक मुजाहरा करते हुए तारिक हमीद करा, रमन बल्ला और दूसरे लोगों ने आज राजभवन तक जाने की कोशिश भी की। ताहम पुलिस ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। लेकिन मामला था गौतम अडानी। गौतम अडानी के बारे में जिस तरह पहले ही हम बता चुके हैं कि गौतम अडानी को अमेरिका की बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ के लॉ डिपार्टमेंट ने बताया है, अदालत ने बताया है कि गौतम अडानी तो हिंदुस्तान को क्या अमेरिका को भी चूना लगा चुका है। चलिए, एक तो बात हुई, कुछ किसी ने गोरे को चूना तो लगा दिया, पहली बार ऐसा सुनने में आया। और संगीन अडानी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया गया कि अडानी को भाजपा सरकार को गिरफ्तार करना है, लेकिन गिरफ्तार करने के बजाय भाजपा सरकार उसको बचा रही है। और अडानी ने जो कुछ हिंदुस्तान से किया उससे हिंदुस्तान की मईशत पर, हिंदुस्तान के नौजवान के रोज़गार पर, हिंदुस्तान की सरमायाकारी पर बड़ा असर पड़ा भी है, आगे भी पड़ेगा। मणिपुर की बात भी की और फसादात की बात करने में बताते चला। तारिक हमीद करा ने बताया कि मणिपुर में जो फसाद हो रहे हैं या हुए हैं उनमें कांग्रेस भाजपा उसको रोकने में नाकाम रही है, सरकार उसे रोकने में कामयाब हुई है। भीमराव अम्बेडकर की भी बात कर डाली तारिक हमीद करा ने। सुनिए वही भीमराव अम्बेडकर से लेके अंकल शाम तक की कहानी तारिक हमीद करा की जबान। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी को इम्प्लीकेट किया है। उसके खिलाफ सबूत जो मिले हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो उसकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स में हो, चाहे दुनिया के बाकी मुल्कों में हो जहां पे उसके स्टेक्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस चीज की खोज करके एक रिपोर्ट जो पेश की, तारिक हमीद करा जम्मू में सड़क पे थे। तारिक हमीद करा अडानी और अमेरिका दोनों मामलात को लेकर मुजाहरा कर रहे थे, मुजाहरे की क़यादत कर रहे थे। लेकिन श्रीनगर में कांग्रेस कारकुनान ने पार्टी दफ्तर पर भी एक मुजाहरा किया। मामला यही था, अडानी का अमेरिका का। अमेरिका को ठगने का मामला था और हिंदुस्तान को ठगने के बाद जो अमेरिका को भी ठगा है उस पर वहाँ की अदालत जो है क्या इंटरनेशनल लॉ तक लेवल तक जाएगी। और साथ साथ में अडानी के अमेरिका को ठगने के बाद हिंदुस्तान की जो इमेज है दुनिया भर में वो कहाँ जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आम तौर पे जब किसी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क में ठगता है किसी को, तो वहाँ की इंटायर जो पॉपुलेशन वहाँ जाती है, चाहे वो बिजनेस के लिए जाए, उनको बड़ा नुकसान। और श्रीनगर में भी आज का मुजाहरा कांग्रेस का इसी मामले को लेकर था कि ठगा तो अडानी ने, बदनाम हिंदुस्तान हुआ। बताएं आपको बात बदनामी की है और ये इंपॉर्टेंट इशू है। और आपके साथ नाज़रीन बताते चलें और मामला भी है, बदनामी की नहीं, सरकार की पॉलिसी की है। ये पॉलिसी की क्या है, हंदवाड़ा चलेंगे, वहाँ से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे। याद दिलाएं आपको लज़्ज़त मसालों के ताउन से आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय।
श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ लज्जत के ताउन से। और आपको नाज़रीन बताते चले, अब मुद्दा लज्जत का नहीं, हमारे मुआशरे के उस तारीख़ पहलू का जिस पे हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन आम तौर पे जो कुछ अरबाब इक़दार में लोग हैं उनके बारे में आम अंदाज़ा है गूंगे बहरे। हम हंदवाड़ा का रुख करेंगे। MLA लंगीट इंजीनियर रशीद के ब्रदर खुर्शीद अहमद ने आज मीडिया से बात करते हुए हंदवाड़ा अस्पताल पर जो करोड़ों रुपए खर्च करने की बात की गई उसको अब सवाल उठाते उन्होंने पूछा कि अब ये अस्पताल जो है इस पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लैंड कंपनसेशन हुई है, बिल्डिंग बनी है, लेकिन अब इसको तब्दील किया जा रहा है। कौन था वो इंजीनियर जिसने ये साइट को अप्रूव किया था? ये सवाल है और ये सवाल हम भी पूछना चाहेंगे। सीधा हम हंदवाड़ा चलेंगे, हमारे साथी वहाँ पे तारिक रहीम हमें वहाँ से अपडेट करेंगे अस्पताल बनाया किसने, क्यों बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक। मुख्तसरन बताइएगा, जब ये लैंड जो ज़मीन है ये फ्लड प्रोन एरिया है, पिछले बार जब पानी चढ़ा, सैलाब नहीं पानी चढ़ा तो 8 फुट पानी चढ़ा, तो कौन था वो इंजीनियर, कौन थी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी जम्मू कश्मीर की थी या वहाँ कहीं इंडोनेशिया मलेशिया से तो इंजीनियर या चीनी तो नहीं आए थे कि हवा में खड़ा करेंगे? जी बिल्कुल सर, मैं यही सवाल वहाँ के जो लोकल्स है, ये गुण चोगल में इस वक्त ज़ेर तामीर है ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा। मैं आपको बता दूं कि यही सवाल जो आप सवाल उठा रहे हैं, यही सवाल वहाँ के मकामी बाशिंदे भी यही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमसे राब्ता किया गया कि हमें कहा गया कि आप ये लैंड जो है वो डोनेट कीजिए, अगर वो लैंड जो है वो सरकारी लैंड थी, लेकिन तब भी उनके पास लाखों वाजिब के दरख्त उन्होंने काटे वहाँ पे, या वो फसल भी उगाते थे। और उनका यही क्वेश्चन है कि अगर आज ये डिक्लेयर होता है कि ये फ्लड प्रोन एरिया है तो तब हमें ऐसा क्यों ही कहा गया। ये आज तकरीबन 30 से 40 करोड़ रुपए इस ये जो यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है उन पे खर्चा किया गया है। आपको बता दूं कि 243 करोड़ की लागत से ये GMC बन रहा है। और इसमें आपको बता दूं कि एक अब कमेटी बनी है जो JAD की तरफ से कल एक ऑर्डर सामने आया था, उसमें ये कहा गया है कि जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है वो इस कमेटी के हेड होंगे, और साथ साथ जो DC कुपवारा है और बाकी ACR कुपवारा वो भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। तारिक कमेटीज हमारे यहाँ बनती है, हमारे यहाँ हम नाउमीद है ना इन कमेटीज से, हमारे यहाँ कमेटियाँ बनती हैं, रिपोर्ट नहीं आती है। इम्पोर्टेंट ये है, ये इमारत जो यहाँ पे बनी है, जिस तरह आपने बताया कि 300-400 करोड़ इस पर खर्चा करने, लगभग कितना पैसा अब तक खर्च किया होगा? और क्या ये जो खर्च पैसा हुआ है क्या ये वापस कभी अब किसी और जरिए में वापस आ सकते हैं या ये ज़ाया हो गया सारा? मैं आपको बता दूं कि सनम जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या ऑफिशियल्स, जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि करीबन 30 से 40 करोड़ रुपए की लागत अभी जो बिल्डिंग्स वहाँ पे बन रही है उन पे आ गई है। और जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी अगरचे ये फैसला किया गया है कि अब इसको रिलोकेट किया जाएगा, लेकिन तब भी मसला ये बना है कि मतलब एक अजीब सी कैफियत है कि अभी भी इस यहाँ पे जो ये कहाँ रिलोकेट करने की बात है? रिलोकेट कहाँ करने की बात है? मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा को कहाँ रिलोकेट करेंगे? उसके लिए जो कमेटी बनी है दे विल डिसाइड कि ये जो GMC है ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो हिदायत है उसके मुताबिक ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही ये जो है GMC इसको रखा जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो कमेटी है, अब यहाँ पे भी एक मसला ये खड़ा हुआ है कि अब लोगों में एक सहमति फैलती है कि आधे कहते हैं कि हमारे इलाके में होना चाहिए। मेरे मोहल्ले में बहुत बहुत शुक्रिया तारिक रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे माशरे का बहुत ही ये तारीख पहलू है और इसमें हमारे यहाँ कुछ लोग इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं। इस अस्पताल को बनाने के लिए जो बिल्डिंग है, जो नोटिफाई ज़मीन की गई वो वहाँ पे की गई जहाँ पे अक्सर 5 फुट पानी रहता है। और जब पिछली बार थोड़ी सी बारिशें हुई थी, याद होगा आपको, 8 से 10 फुट के करीब वहाँ पानी था। और अब सरकार बता रही है फ्लड प्रोन एरिया है, जो करोड़ों रुपए हमने इस पर खर्च करने हैं, ये तेल लेने जाएं, हम इस इमारत को शिफ्ट कर रहे हैं, हम इस अस्पताल को इस जगह पे नहीं बना रहे हैं। तो दो मामले हैं, एक वो इंजीनियर कौन था जिसने ज़मीन को आइडेंटिफाई किया था, एक वो इंजीनियर, वो बॉडी, वो जितने भी लोग उसमें, और कहीं इसमें
किसी पॉलिटिशियन ने अपने किसी ख़ास आदमी को फ़ायदा देने के लिए ये सब कुछ तो नहीं किया है। और ये करोड़ों रुपए के जो नुकसान हमारा होगा, इसकी भरपाई आप करेंगे, कौन करेगा? क्या मेरा टैक्स का पैसा इस पर दिया जाएगा? मैं तो नहीं देने वाला। मैं इसके लिए लड़ूंगा, आप लड़िएगा अपने पैसे के लिए, क्योंकि ये पैसा जो इस पर खर्च हुआ है ये आपका है, मेरा है, हम सबका है। और नाज़रीन, आपको ज़रा ट्रैफिक की चलते चलते बात बताते चलूँ, अब सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार वाली कहानी नहीं है। अब ड्राइवर अपने चालान का खुद जिम्मेवार होगा। बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर में अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की गई, यानी आपका जहाँ पे भी रेड लाइट पे आप पहुँचेंगे तो आपको बाज़ाब्ता तौर पे पिक्चर आ जाएगी आपका रेड लाइट पे कोई भी आप गलत ड्राइविंग करते हैं, आप सीट बेल्ट के बगैर हैं, आप रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं, वो येलो लाइन है वो क्रॉस कर जाते हैं, आप रात को रेड लाइट जंप कर जाते हैं, तो आपको किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो जो ट्रैफिक के एहलकार होते हैं कि वो आपको देखे और चालान करे। अब कैमरा आपको देखेगा, आपका सीट बेल्ट नहीं है तो आपको चालान होगा, घर तक पहुंच जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा। आपने ओवरटेक किया, गलत तरीके से किया, वो लाइट को जंप किया या वो ब्लू लाइन जो होती है उससे आपका कदम आगे चला तो आपको बड़ा नुकसान होता है। यानी सवारी नहीं, अब ड्राइवर अपने चालान का खुद जिम्मेवार है। और इसके लिए आप कल नहीं कहना कि मैंने गलत नहीं किया, ट्रैफिक वालों ने मुफ्त में भेजा मुझे, नहीं। अब आपको ट्रैफिक वाला नहीं, आपको कैमरा नज़र रखेगा। और ये स्मार्ट सिटी का स्मार्ट कारनामा, ख्याल रखिएगा अपना। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।